हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड के बिगिनिंग में हमें दिखाया जाता है कि हांसू बताता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं और इन मॉन्स्टर्स के पास सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ ही नहीं होती बल्कि उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी होती हैं जिन्हें स्किल्स कहा जाता है। इसी के साथ हमें एक इंटेंस सीन दिखाया जाता है जहां कार्निवोरस बीस्ट और हांसू के बीच एक भयानक फाइट चल रही होती है। कार्निवोरस बीस्ट हांसू पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हांसू उस अटैक को बिना किसी दिक्कत के इजीली डॉज कर लेता है। हांसू अपने मन में सोचता है कि ये कार्निवोरस बीस्ट भी एक स्पेशल स्किल यूज करता है और उस स्किल का नाम फियर है। जैसे ही बीस्ट अपनी फियर स्किल एक्टिवेट करता है, उसका पूरा इफेक्ट हांसू पर पड़ता है। हांसू का बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। इसी मोमेंट पर बीस्ट अपनी एक्सट्रीम स्पीड का यूज करता है और हांसू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही बीस्ट अपने शार्प क्लॉज से हांसू पर अटैक करने ही वाला होता है, हांसू फ्रंट से जंप करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है और मॉन्स्टर के काफी पीछे जाकर लैंड करता है। हांसू तुरंत समझ जाता है कि ये स्किल डायरेक्टली इंसान की मेंटल हेल्थ पर अटैक करती है, जिसके कारण बॉडी पैरालाइज हो जाती है और विक्टिम अपना बॉडी कंट्रोल खो देता है। इसी वीकनेस का फायदा उठाकर ये बीस्ट अपने प्रे को ईजिली हंट कर लेता है। लेकिन हांसू के पास मैजिक रेजिस्टेंस होती है, जिसके कारण वो इस मॉन्स्टर की फियर स्किल को काफी हद तक नलिफाई कर सकता है। मॉन्स्टर एक बार फिर हांसू पर अटैक करता है और हांसू नोटिस करता है कि इस मॉन्स्टर का फाइटिंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहले फियर स्किल से ओपोनेंट को पैरालाइज करना और फिर उसे मार देना। हांसू अपने मन में डिसाइड करता है कि ये ट्रिक्स अब उस पर काम नहीं करने वाली। मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, लेकिन हांसू अपनी इनक्रेडिबल स्पीड से इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। हांसू सोचता है कि एक मॉन्स्टर के साथ वन ऑन वन फाइट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके पास इसे हराने का एक और तरीका है। इसके बाद हांसू मॉन्स्टर के बॉडी के वीक पॉइंट्स ढूंढना शुरू करता है। मॉन्स्टर अपने क्लॉज से हांसू पर अटैक करता है, लेकिन हांसू बिल्कुल सही वक्त पर जंप करता है और मॉन्स्टर के बॉडी पर चढ़ जाता है। हांसू अपनी क्लॉज और वेपन का यूज करके मॉन्स्टर के वाइटल पॉइंट्स पर एक्सट्रीमली फास्ट अटैक्स करना शुरू कर देता है। फिर हांसू एक बहुत ही हाई जंप परफॉर्म करता है और अपना वेपन सीधा मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर थ्रस्ट कर देता है। इस पावरफुल अटैक से मॉन्स्टर को अनबेरेबल पेन होता है और वो हिस्टेरिकली चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 12 मिनट्स का टाइम बचा होता है और इन 12 मिनट्स के अंदर हंसू को इस मॉन्स्टर को डिफीट करना ही होगा। अगर हंसू ऐसा नहीं कर पाता तो ये कार्निवोरस बीस्ट इस ऑल्टर को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर एक बार फिर हंसू पर बहुत ही फास्ट स्पीड से अटैक करता है, लेकिन हंसू भी उतनी ही तेजी से मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज करता जाता है। हंसू मॉन्स्टर के काफ़ी पीछे पहुंच जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर एक बार फिर अपनी फियर स्पिल एक्टिवेट करता है। इस बार भी हंसू बिल्कुल काम रहता है और धीरे से अपनी सिगरेट निकालकर स्मोक करना शुरू कर देता है। सिगरेट स्मोक करते ही हंसू की मैजिक रेजिस्टेंस बढ़कर 20 हो जाती है। हंसू अपने मन में सोचता है कि मैजिक रेजिस्टेंस और क्लाउड स्नेक की वजह से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। हंसू सोचता है कि इसी वजह से अब तक वो इस मॉन्स्टर की फियर स्किल से बच पाया है, और सच कहूं तो अब इस मॉन्स्टर को डिफीट करना पहले से ज़्यादा ईजी हो गया है, क्योंकि इसकी स्किल्स हंसू के अगेंस्ट लगभग यूजलेस हो चुकी हैं। मॉन्स्टर हंसू पर अटैक करता है, लेकिन हंसू उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद हंसू अपने कोट के अंदर से एक और सिगरेट निकालता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। हंसू मॉन्स्टर को ध्यान से देखते हुए सोचता है कि जब से उसने मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर अटैक किया है, तब से मॉन्स्टर की स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है। मॉन्स्टर अब भी अंदर से बहुत पेन फील कर रहा होता है। इसके बाद मॉन्स्टर एक और बार हंसू पर अटैक करता है, लेकिन हंसू इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। इस अटैक के दौरान मॉन्स्टर के क्लॉज से हंसू के थोड़े से बाल कट हो जाते हैं। ये देखकर हंसू अपने मन में सोचता है कि अब उसे पूरी तरह से समझ आ गया है कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे डिफीट करेगा। शायद इसी वजह से वो थोड़ा इस मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन वो ये भी समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, वरना ये उसके लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ स्टेयर्स पर कुछ लोग खड़े होते हैं। ये लोग हंसू को फाइट करते हुए देख रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो साजिन के साथ ऑल्टर के अंदर आए थे। इन सब का लीडर एक काफ़ी शेडी टाइप का आदमी होता है। लीडर हंसू को देखकर कहता है, जब ये लड़का अंदर आया था
तब मुझे लगा था कि ये अकेला इस मॉन्स्टर को कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा, लेकिन अब ये इतनी देर से अकेला फाइट कर रहा है। ये सच में काफ़ी अजीब लगता है। तब एक और आदमी हंसकर कहता है, देखो ये फाइट के बीच सिगरेट भी स्मोक कर रहा है। क्या इसे लगता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है? बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा बहुत बड़ा फूल है, इसे यहाँ अकेला नहीं आना चाहिए था। ये ज़्यादा देर तक मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर पाएगा और जल्दी ही ये मॉन्स्टर के हाथों मर जाएगा। लीडर उनकी बात सुनकर कहता है, हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन जब तक ये मॉन्स्टर को काफ़ी वीक कर देगा तब हम सब मिलकर इस मॉन्स्टर को मार देंगे। उसके बाद जो भी रिवॉर्ड मिलेगा हम उसे आपस में डिवाइड कर लेंगे। इसी वक्त अचानक साजन जोर से चिल्लाता है। वो कहता है, हंसू मैं यहाँ हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आया हूँ, हम तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं। ये सुनकर हंसू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। साजन फिर से जोर से चिल्लाता है। वो कहता है, बस थोड़ा वेट करो, मैं जल्द ही तुम तक पहुंच रहा हूं। ये सुनते ही लीडर घबरा जाता है। वो जल्दी से साजन के पास जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। लीडर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? चुप रहो, वरना वो बीस्ट हम सबको नोटिस कर लेगा और हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो फिर कहता है, क्या तुम अपना प्लान भूल गए हो? ये सुनकर साजन कहता है, ओह सॉरी, मैं भूल गया। लीडर गुस्से में कहता है, इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम कैसे भूल सकते हो? इसके बाद साजिन वहां से चुपचाप हट जाता है और कहता है, माफ करना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लीडर ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन अपने मन में वो साजन को गाली देता है। वो सोचता है, ये बंदा मेरी पूरी प्लानिंग खराब करने वाला था। अगर हमने इस बीस्ट को मार दिया तो सबसे पहले मैं इसी को मार दूंगा। इसी बीच साजन हल्की सी स्माइल करता है और ये चीज़ हंसू नोटिस कर लेता है। हंसू अपने मन में सोचता है, ये बंदा ज़रूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा है, इसकी इंटेंशंस बिल्कुल साफ नहीं लग रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग स्टेयर्स से नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लीडर अपने मन में लॉन्ग हेयर वाले आदमी को देखकर सोचता है, ये बंदा बिल्कुल इडियट है। वो अपने मन में कहता है, जैसे ही हम इस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे उसके बाद हम हांसू और साजिन दोनों से निपट लेंगे, फिर उनके मैजिक स्टोन्स डिवाइड करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच लॉन्ग हेयर वाला आदमी हांसू को देखते हुए सोचता है, हांसू मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हांसू इस मॉन्स्टर के साथ अपनी पूरी पावर यूज़ ही नहीं कर रहा। मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ कि हांसू खुद एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। अगर ये चाहे तो ये हमें भी मार सकता है और इस मॉन्स्टर को भी एक साथ ख़त्म कर सकता है। इसी वक्त लीडिया भी अपने मन में सोचती है, जब हांसू ने उन गैंग मेंबर्स के साथ फाइट की थी तब उसने उन सब को बहुत आसानी से डिफीट कर दिया था। उनका बॉस जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, हांसू ने उसे भी सिर्फ एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया था। लेकिन लीडिया को एक और बात याद आती है। वो सोचती है, जब हांसू उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था तब वो मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फाइट एंजॉय कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि हांसू लोगों को मारने से ज़्यादा उन्हें टॉर्चर करना ज़्यादा पसंद करता है। इसी बीच लीडर भी अपने मन में ये बात मान लेता है, अभी हम हांसू को डिफीट नहीं कर सकते, मुझे सही वक्त का वेट करना होगा और जैसे ही वो सही वक्त आएगा मैं हांसू को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखता हैं कि सब लोग स्टेयर्स से नीचे जाते जाते फर्स्ट फ्लोर के काफ़ी पास आ चुके होते हैं और ये सब देखकर साजिन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद जब सब लोग स्टेयर्स से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तब लॉन्ग हेयर वाला आदमी साजिन को देखकर कहता है, तुम इतनी देर से सबके पीछे क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है? लेकिन उसी वक्त सब लोग नोटिस करते हैं कि स्टेयर्स हल्की हल्की हिलने लगती हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं और अगले ही मोमेंट वो स्टेयर्स ऊपर से टूट जाती हैं। जिन स्टेयर्स पर सब लोग खड़े होते हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती हैं और वहाँ मौजूद सब लोग सीधा फर्स्ट फ्लोर पर गिर जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लॉन्ग हेयर वाला आदमी चिल्लाता है, ये क्या हो गया? ये स्टेयर्स अचानक कैसे टूट गईं? वो कहता है, उस क्रीचर ने कहा था कि ये ऑल्टर काफ़ी वीक है, लेकिन जब तक मॉन्स्टर इस ऑल्टर पर अटैक ना करे तब तक ये टूट नहीं सकता। तो फिर ये स्टेयर्स अचानक कैसे टूट गईं? इसी मोमेंट पर कार्निवोरस बीस्ट सबके सामने आ जाता है और बिना किसी डिले के वो अपनी फियर स्किल एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही फियर स्किल एक्टिवेट होती है वहाँ मौजूद सब लोग डर के मारे पैरालाइज हो जाते हैं। कोई भी अपना बॉडी मूव नहीं कर पाता। सब लोग पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं। ये देखकर लीडर घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये कैसी स्किल है? हम अपना बॉडी क्यों नहीं मूव कर पा रहे? अब मुझे हंसू से मदद मांगनी पड़ेगी, वरना ये मॉन्स्टर हम सबको मार देगा।
इसी वक्त हमें हंसू को दिखाया जाता है जो अपने पॉइजन पोर्टल को देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है, अब मेरे पास पॉइजन बहुत कम बचा है, मुझे इसे काफ़ी केयरफुली यूज़ करना होगा। और इसके बाद हंसू वहाँ से धीरे धीरे चलकर जाने लगता है। तभी लॉन्ग हेयर वाला आदमी जोर से चिल्लाता है। वो हंसू से कहता है, हंसू तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ये मत भूलो कि तुम्हारा फ्रेंड साजिन अभी भी हमारे साथ ही है। अगर तुमने हमें हेल्प नहीं की तो हम साजिन को मार देंगे। ये सुनकर हंसू अचानक रुक जाता है। वो थोड़ी देर के लिए उन लोगों की तरफ देखता है। फिर हंसू शांत आवाज में कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम साजिन के साथ कुछ भी कर सकते हो? पहले ये चेक करो कि साजिन वाकई तुम लोगों के साथ है भी या नहीं। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन साजिन वहां कहीं भी नजर नहीं आता। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि साजिन तो स्टेयर्स पर खड़ा होता है। साजिन जोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम सब लोग बहुत स्टुपिड हो, लेकिन क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये स्टेयर्स मैंने ही तोड़ दी हैं? ये स्टेयर्स मैंने ही अटैक करके तोड़ दी थीं। ये सुनकर सब लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। लॉन्ग हेयर वाला आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तू हरामी, मैं तुझे मार दूंगा। तू हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? साजिन शांत रह के कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें इतना टाइम मिलेगा? मुझे लगता है ये मॉन्स्टर तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला। इसी मोमेंट पर कार्निवोरस बीस्ट उन सब लोगों के और ज़्यादा पास आ जाता है। मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लीडर घबराकर जोर से हंसू को चिल्लाता है, हंसू तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर ये मॉन्स्टर हमें खा गया और अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर ली तो जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा ये ऑल्टर तोड़कर बाहर आ जाएगा। फिर ये सबको मार देगा, तुम्हें भी। इसलिए प्लीज़ हमें हेल्प करो, हम सब मिलकर इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। ये सुनकर हंसू रुकता है और शांत आवाज़ में कहता है, मुझे लगता है तुम उस छोटे क्रिएचर की बात भूल गए हो। अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। अगर ये मॉन्स्टर एक दिन में टोटल 5 लोगों को खा लेता है तो ये बहुत गहरी नींद में चला जाता है। उसके बाद इसे ऑल्टर तोड़कर बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर सब लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इसी वक्त कार्निवोरस बीस्ट अपना मुंह खोल देता है और बिना किसी डिले के वो उन सब पर अटैक कर देता है। हंसू दूर खड़ा ये सब कुछ शांत रहकर देखता रहता है। वो किसी को बचाने की कोशिश नहीं करता, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता और धीरे धीरे वहाँ मौजूद सारे लोग कार्निवोरस बीस्ट के हाथों मारे जाते हैं। कार्निवोरस बीस्ट के जाने के बाद हंसू धीरे धीरे संजन की तरफ चलकर आता है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है तुम ये लोग जानबूझकर यहाँ लेकर आए थे, तो इसका मतलब क्या था? क्या तुम मेरी मदद करना चाहते थे या फिर तुम मुझे मारना चाहते थे? और मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी जवाब यहाँ दोगे उसके बारे में अच्छे से सोच लेना, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी जवाब भी हो सकता है। हंसू की बात सुनने के बाद संजन कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हारे करीब रह सकता हूँ, और अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि हंसू, मैं चाहता हूँ तुम मुझे यूज़ करो। मैं जो भी तुम कहो वो करने के लिए रेडी हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे अपने साथ रखो, और चाहे मिशन कितना भी डिफ़िकल्ट हो मैं उसे तुम्हारे लिए कंप्लीट करूँगा। हंसू ये सब सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर हंसू कहता है, और आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? तुम जानते हो मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हंसू की बात सुनकर संजन फिर से बोलता है, जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मैंने ये देखा है कि हर इंसान सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, वो खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता है और उसके लिए कुछ भी करने को रेडी होता है। लेकिन तुम सबसे अलग हो। मुझे ये बात तब समझ आई जब तुमने उन गैंग मेंबर्स के साथ फाइट की। तुम उन्हें मार सकते थे, तुम उनके मैजिक स्टोन्स ले सकते थे, फिर भी तुमने उनमें से किसी को भी नहीं मारा। तुम्हें यह भी पता था कि उनमें से कुछ लोग फ्यूचर में तुमसे बदला लेने वापस आ सकते हैं, फिर भी तुमने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। मुझे नहीं पता तुम्हारा मोटिव क्या है, लेकिन तुम्हारा जो भी मोटिव है मैं उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। बस बदले में मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करने की परमिशन दे दो। ये सुनने के बाद हंसू हल्की सी स्माइल करता है और बिना कुछ कहे साजन के पास से आगे बढ़ जाता है। चलते हुए हंसू कहता है, साजन, जो सिचुएशन हम अभी फेस कर रहे हैं फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। तुम्हें सच में लगता है तुम इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाओगे? हंसू की बात सुनकर साजन तुरंत जवाब देता है, हंसू, मुझे पता है तुम सोचते हो कि मैं अभी काफ़ी वीक हूँ, शायद थोड़ा डरपोक भी,
लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मैं खुद को कम्प्लीटली चेंज कर दूंगा। मैं खुद को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा जितना तुम्हें फ्यूचर में चाहिए। तुम मत भूलो, तुम हम सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। आगे चलकर बहुत सारे लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे और मैं उन सब को हटा दूंगा। मैं उन्हें मार दूंगा और तुम्हें अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे। साजिन की ये बात सुनकर हंसू अपने मन में सोचता है, जो कुछ भी साजिन कह रहा है उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। फ्यूचर में बहुत से लोग मुझे गिराने की कोशिश करेंगे और बहुत से लोग मेरे साथ चलना भी चाहेंगे, लेकिन मुझे उनमें से सिर्फ सबसे स्ट्रांग लोग चाहिए होंगे जो मेरे दुश्मनों को हरा सकें। इसी वक्त साजिन अपने मन में सोचता है, फ्यूचर में बहुत लोग हंसू को फॉलो करना चाहेंगे, लेकिन मैं पहला बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और हंसू के साथ रहकर मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। इसीलिए साजिन कहता है, प्लीज़ हंसू, मुझे तुम्हें फॉलो करने दो। हंसू रुककर कहता है, साजिन, तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम फ्यूचर में मेरी मदद कर पाओगे? ये सुनकर हल्की सी हंसी हंसता है और कहता है, हंसू, मुझे पता है मैं अभी स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी खुद को स्ट्रांग बना लूँगा ताकि मैं हर तरह से तुम्हारी मदद कर सकूं। हांसू साजिन की बात सुनता है, फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसके बाद हांसू कहता है, अच्छा, अगर तुम इतना ही श्योर हो तो फिलहाल एक काम करो। ये सुनकर साजिन थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो कहता है, हांसू क्या मतलब? हांसू शांत आवाज़ में जवाब देता है, उस मॉन्स्टर के पास जाओ, वहाँ जो मैजिक स्टोन्स पड़े हैं उन्हें अब्जॉर्ब करो। ये सुनकर साजिन बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो तुरंत कहता है, हांसू तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं खुद को स्ट्रांग बनाऊंगा। मैं कभी तुम्हें कंप्लेन का मौका नहीं दूंगा। तुम जिसे भी कहो मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। हांसू साजिन की बात काट कर कहता है, अरे भाई, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम किसी को मारो। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि वहाँ जो मैजिक स्टोन्स पड़े हैं उन्हें अब्सॉर्ब करो। ये सुनकर साजिन थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन अभी भी होता है। वो पूछता है, अच्छा, लेकिन क्या मैं तुम्हें फॉलो कर सकता हूँ? हांसू थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जाओ और पहले मैजिक स्टोन्स अब्सॉर्ब करो। ये कहकर हांसू वहाँ से आगे बढ़ जाता है। साजिन वहीं खड़ा रह जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी हांसू अभी तक मुझे क्लियरली जवाब नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। इसी बीच हांसू अपने मन में अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है। उसे लकड़ी की बात याद आती है। लकड़ी ने उससे कहा था, हांसू, अगर तुम पास्ट में जाकर ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत से बुरे लोगों से लड़ना पड़ेगा, उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम हर किसी को मारो। तुम अपने साथ कुछ पनिशर्स रख सकते हो। जब भी तुम मुश्किल में हो, तुम्हारा पनिशर तुम्हारी मदद करेगा। हांसू को याद आता है कि पनिशर्स का मतलब क्या होता है। पनिशर्स वो होते हैं जो अपने मोनाक को फॉलो करते हैं। वो हमेशा अपने मोनाक के लिए फाइट करते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। हांसू अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ सबसे स्ट्रांग पनिशर एनी थी। एनी एक साइको किलर बन चुकी थी। वो इतनी खतरनाक थी कि उसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। हांसू अपने मन में सोचता है, सच कहूँ तो मैंने पहले एनी को अपना सबऑर्डिनेट बनाने का सोचा था, उसे अपना पनिशर बनाना था। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो साजिन भी कमज़ोर नहीं है। फ्यूचर में साजिन बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि जब मेरा सामना उस मोनाक से होगा तो मुझे अपने पनिशर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी सोच के साथ हांसू आगे बढ़ता रहता है। फिर हांसू अपने मन में सोचता है, लेकिन अगर मैं गलत हूँ, अगर साजिन पर किया गया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार निकला तो? छोड़ो, अभी मुझे कल के लिए प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि कल मुझे इस कार्निवोरस बीस्ट को पूरी तरह से ख़त्म करना है। तभी मैं अपनी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ा पाऊंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हांसू और कार्निवोरस बीस्ट के बीच एक बहुत ही डेंजरस फाइट होती है। इस बार फाइट पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। हांसू इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। उसका बॉडी पूरी तरह से चोट से भरा होता है। हमें बताया जाता है कि हांसू और इस मॉन्स्टर के बीच एक भयानक बैटल हुई है। वो ऑल्टर जो मॉन्स्टर के अटैक से टूट जाना चाहिए था, वो ऑल्टर हांसू के अटैक्स की वजह से तबाह हो रहा होता है। आखिरकार हांसू इसी जगह पर कार्निवोरस बीस्ट को मार देता है। मॉन्स्टर गिर जाता है और हांसू गहरी सांस लेता है। हांसू कहता है, मुझे लगा था इसे मारना थोड़ा इजी होगा, लेकिन इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रबल दिया, फिर भी मज़ा आ गया। इसी वक्त वहाँ एक सीक्रेट गेट ओपन होता है।
ये देखकर हांसू थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो धीरे धीरे उस गेट की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है उसे पता चलता है कि ये एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट का रूम है। ये आर्टिफैक्ट इस बीस्ट को मारने का रिवॉर्ड होता है। हांसू उस आर्टिफैक्ट को देखकर कहता है, मुझे पता था ब्योक मोनास को यहाँ एक पावरफुल आर्टिफैक्ट मिला था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आर्टिफैक्ट तुम हो। हांसो उस आर्टिफैक्ट को ध्यान से देखता है और फिर धीरे से कहता है, मुझे पहले से पता था कि ब्यॉर्क मोनास को यहाँ एक बहुत पावरफुल सीक्रेट आर्टिफैक्ट मिला था, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो आर्टिफैक्ट तुम हो। तब हमें बताया जाता है कि वो आर्टिफैक्ट असल में एक रिंग होती है, और ये रिंग किसी नॉर्मल इंसान की नहीं, बल्कि एक वैम्पायर किंग की रिंग होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट होता है। रिंग को देखकर हांसू काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है, मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी थी कि वो हरामी ब्यॉर्क मोनाज ये रिंग आखिर लाया कहाँ से। आज मुझे इसका जवाब मिल गया। इसने भी इसी बीस्ट को मारकर ये रिंग हासिल की थी। इसके बाद हांसू हमें इस वर्ल्ड के रूल्स के बारे में बताता है। हांसू कहता है, इस वर्ल्ड में हर लिविंग बीइंग के पास एक मैजिक स्टोन होता है, लेकिन कुछ मैजिक स्टोन्स नॉर्मल नहीं होते। उनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जब कोई इंसान ऐसे मैजिक स्टोन को अब्जॉर्ब करता है तो उसे उस स्टोन की स्किल मिल जाती है। लेकिन ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि सिर्फ मैजिक स्टोन्स ही नहीं, बल्कि कुछ आर्टिफैक्ट्स में भी स्पेशल स्किल्स होती हैं। और जब कोई इंसान ऐसे आर्टिफैक्ट का यूज़ करता है तो वो उस आर्टिफैक्ट की स्किल्स यूज़ कर सकता है। हांसू फिर रिंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरी पिछली लाइफ में ये रिंग ब्यॉर्क मोनास के पास थी। इस रिंग की मदद से वो टोटल 9 स्किल्स यूज़ कर सकता था, और उन सब स्किल्स का लेवल इतना ज़्यादा डेंजरस था कि जब भी लोग ब्यॉर्क मोनास का नाम सुनते थे उनकी रूह कांप जाती थी। लेकिन आज से ये रिंग मेरी है। इतना कहकर हांसू वो रिंग अपने हाथ में पहन लेता है। उसी वक्त सिस्टम की आवाज़ आती है। सिस्टम बताता है, जो आर्टिफैक्ट आपने इक्विप किया है उसका नाम है नरमा हाज रिंग। अभी के लिए आप इस रिंग की अथॉरिटीज़ में से सिर्फ एक अथॉरिटी अनलॉक कर सकते हैं। ये सुनकर हांसू थोड़ा सोचता है और फिर वो एक अथॉरिटी अनलॉक करता है। सिस्टम बोलता है, अथॉरिटी अनलॉक्ड डिस्ट्रक्शन। हांसू अपने मन में सोचता है, इस रिंग के अंदर जो पावर्स हैं उन्हें अथॉरिटीज़ कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें सिंपल वर्ड्स में स्किल्स ही कहूँगा। अभी हमें इस डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। शायद फ्यूचर में मुझे इस स्किल के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। इसके बाद हांसू अपने स्टैट्स को चेक करता है। वो सोचता है, मेरी स्ट्रेंथ और स्टैमिना काफ़ी अच्छी लेवल पर हैं, लेकिन अगर मुझे नरमा हाज रिंग की पावर्स प्रॉपर्ली यूज़ करनी है तो मुझे मैजिक की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे पास मैजिक बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे सबसे पहले अपना मैजिक स्टैट इंक्रीज़ करना होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। हांसू अब उस सीक्रेट चेंबर से बाहर आ चुका होता है। वो धीरे धीरे बाकी लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी वक्त मेही दौड़ती हुई हांसू के पास आती है। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वो कहती है, सजिन ने मुझे बताया कि तुमने उस कार्निवोरस बीस्ट को डिफीट कर दिया। क्या ये सच है? मेही अभी ये कह ही रही होती है कि तभी पूरी ज़मीन हिलने लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि आल्टर के अंदर 1 घंटा पूरा हो चुका है। इसी वजह से ये मूवमेंट हो रही होती है। लेकिन अगले ही मोमेंट आल्टर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि हांसू ने वाकई में उस कार्निवोरस बीस्ट को डिफीट कर दिया है। मेही खुशी से कहती है, तुमने वही किया जो तुमने कहा था। इस पर हांसू शांत आवाज में कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि इस बीस्ट को डिफीट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मेही ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी बीच सजिन दूर खड़ा हांसू को देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे पहले से पता था कि अगर कोई इस बीस्ट को डिफीट कर सकता है तो वो सिर्फ हांसू ही है। इसी वक्त हांसू मिही की तरफ देखता है और कहता है, सेकेंड ट्यूटोरियल स्टार्ट होने में अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, इसलिए हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चलो अब हंटिंग के लिए निकलते हैं। हांसू ये कहकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिही वहीं रुक जाती है। वो थोड़ी देर हांसू को जाता हुआ देखती रहती है, फिर धीरे से कहती है, हांसू, मैंने एक डिसीजन लिया है। ये सुनकर हांसू रुक जाता है और पलटकर मिही की तरफ देखता है। मिही थोड़ी नर्वस लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो बोलती है, मैं अब तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं करूंगी। ये सुनकर हांसू काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है। वो मिही से पूछता है, तुम क्या कह रही हो? मिही थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, सच बताऊं तो मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ एक बर्डन बन रही हूं। हर बार मेरी लाइफ डेंजर में होती है और तुम्हें मुझे बचाना पड़ता है। मुझे लगता है मुझे अभी और एक्सपीरियंस चाहिए।
इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं साजन के ग्रुप के साथ जाऊंगी। ये सुनकर साजन भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो कहता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। मिही की बात सुनकर हंसू अपने मन में सोचता है, ये सच है, जब से मिही मेरे साथ है मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हो गया हूँ। वो टैलेंटेड है और काफ़ी तेज़ी से स्ट्रांग भी हो रही है, लेकिन उसके पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना उसे चाहिए। शायद ये डिसीजन मिही के लिए सही होगा। इसी सोच के साथ हांसू मिही से कहता है, अगर तुम साजिन के साथ जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो। इतना कहकर हांसू वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिही तुरंत हांसू के पास आती है। वो कहती है, हांसू, अब तक तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो हम दोनों सिर्फ कंपेनियंस नहीं बल्कि फ्रेंड्स की तरह मिले। और हाँ, ये बात याद रखना, अगली बार मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी। इतना कहकर मिही हल्की सी स्माइल करती है। हांसू भी मुस्कुरा देता है और कहता है, ज़रूर, मैं उस दिन का वेट करूंगा। हांसू फिर साजिन की तरफ देखता है और कहता है, साजिन, तुमने कहा था कि मुझे तुम्हें यूज़ करना चाहिए, इसलिए अभी के लिए खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ। जब तुम सच में स्ट्रांग बन जाओ तब मेरे पास वापस आना, मुझे फ्यूचर में शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़े। ये सुनकर साजिन काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है, मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। इसके बाद हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। सब लोग फर्स्ट ट्यूटोरियल एरिया में पहुंच चुके होते हैं। हांसू भी वहां मौजूद होता है। इसी वक्त वो छोटा सा क्रीचर सबके सामने आता है। वो कहता है, तुम सब बाकी ट्यूटोरियल एरियाज के लोगों से काफ़ी अलग हो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ तक जिंदा पहुँच पाएंगे। मैं जानता हूँ तुम सब कैसे सर्वाइव कर पाए, लेकिन मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। इस क्रीचर की नज़र थोड़ी देर के लिए हांसू पर पड़ती है और फिर वो आगे कहता है, तुम्हारी सेकंड ट्यूटोरियल अब एक दूसरी जगह पर होगी। अब मैं तुम सबको वहां टेलीपोर्ट करने वाला हूं। इतना कहकर वो क्रीचर अपनी उंगलियां स्नैप करता है। जैसे ही वो स्नैप करता है, वहां मौजूद सब लोगों की बॉडीज चमकने लगती हैं। साजिन और मिही भी वहां खड़े होते हैं। साजिन थोड़ा घबराकर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या हम सच में किसी और जगह टेलीपोर्ट होने वाले हैं? इसी बीच एक छोटी सी लड़की अपने पापा का हाथ पकड़कर कहती है, पापा, मुझे डर लग रहा है, अगर टेलीपोर्ट होने के बाद हम अलग हो गए तो मुझे कौन बचाएगा? ये सीन देखकर हांसू अपने मन में सोचता है, तो फाइनली सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ सब लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाते हैं। इस जगह को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ हवा में तैरते हुए पहाड़ होते हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा ब्रिज होता है। इसी वक्त उस क्रीचर की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। वो कहता है, सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले तुम सबको एक बात समझनी होगी। इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के लिए तुम सबको साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी टोटल स्ट्रेंथ सिर्फ 7 लोगों की होनी चाहिए। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, लेकिन यहाँ तो हम 8 लोग हैं, तो फिर ये क्रीचर 7 की बात क्यों कर रहा है? इसी सवाल के साथ सब लोग समझ जाते हैं कि सेकेंड ट्यूटोरियल पहले से भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक आदमी गुस्से में कहता है, ये क्रीचर हमेशा ऐसा ही करता है, हमें यहाँ लाकर सीधा प्रॉब्लम में डाल देता है। अब हम डिसाइड कैसे करें कि कौन साथ रहेगा और कौन नहीं? इसी बीच एक आदमी जो ग्लासेस पहने होता है हंसू की तरफ देखता है। वो अपने मन में सोचता है, ये वही आदमी है जिसने अकेले कार्निवोरस बीस्ट को मारा था। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इससे पंगा लेना बेवकूफ़ी होगी। वो हंसू के वेपन को भी देखता है और सोचता है, मुझे नहीं पता इसे ये वेपन कहाँ से मिला, लेकिन देखकर ही लगता है ये बहुत पावरफुल है। इसी वक्त एक लड़की सबके सामने आती है। वो शांत आवाज़ में कहती है, मुझे लगता है हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि कौन क्या कर सकता है और कौन टीम के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है। ये सुनकर एक आदमी आगे आता है और थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहता है, अगर इंट्रोडक्शन की बात है तो मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए। मैं यहाँ सबसे स्ट्रांग हूँ और मेरी एबिलिटी तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इतना कहकर वो अपने डैगर पर अपनी रा रिलीज़ करता है। जैसे ही रा उसके वेपन पर आती है, आसपास के सब लोग शॉक हो जाते हैं। हंसू उसे देखकर सोचता है, ये एक की आर्ट है। इस स्किल के थ्रू रा को शील्ड की तरह यूज़ किया जा सकता है और रा को वेपन पर भी लगाया जा सकता है। वो आदमी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सबसे स्ट्रांग है।
इसी के बाद एक और आदमी बोलता है, मैं एक हीलर हूँ, मेरी स्किल्स किसी को भी आसानी से हील कर सकती हैं। अगर टीम की बात हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा मैं ही हूँ। ये कहकर वो हंसू की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर एक और आदमी कहता है, मेरा नाम हान च्योल है, मेरे पास सिर्फ कॉम्बैट स्किल्स हैं। इसी बीच उस छोटी लड़की का पापा गुस्से में बोल पड़ता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम सब सबसे कमज़ोर आदमी को मारना चाहते हो? हम सब यहाँ एक फैमिली जैसे हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस क्रीचर की बात मानकर एक दूसरे को मारना गलत है। ये सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन वही आदमी जिसने अपनी राह दिखाई थी मुस्कुराता है और लड़की से कहता है, हे ब्यूटीफुल, तुमने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तुम अपनी स्किल्स क्यों नहीं बताती? लड़की हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, हाँ, मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरा नाम जिमिन है, और रही बात मेरी स्किल्स की तो मैं वो तुम्हें अभी दिखा देती हूँ। इतना कहकर जिमिन उस आदमी की तरफ चलने लगती है। उस आदमी को थोड़ा डाउट होता है और वो कहता है, हे, इतना पास मत आओ, अगर तुम अटैक करने का सोच रही हो तो याद रखना मेरी स्किल भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसी मोमेंट पर जिमिन अचानक उसके सामने से गायब हो जाती है। वो आदमी शॉक में कहता है, क्या? अगले ही सेकंड जिमिन उसके पीछे अपीयर होती है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो अपना डैगर सीधा उस आदमी के बॉडी में घुसा देती है। वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उस छोटी लड़की के पापा और बाकी फैमिली मेंबर्स डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। इसी वक्त उस आदमी के बॉडी से मैजिक स्टोन्स निकल आते हैं। जिमिन उन स्टोन्स को देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी लकी हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी पावरफुल स्किल इतनी आसानी से मिल जाएगी। वो मैजिक स्टोन को अब्जॉर्ब करती है और कहती है, मुझे ये स्किल बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। बाकी स्टोन्स अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। हान च्योल जिमिन को देखकर सोचता है, इसने स्किल नहीं ली, इसने एक इंसान का मर्डर किया है। हंसू उस लाश को देखता है और अपने मन में सोचता है, ये बंदा बहुत स्टूपिड था। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग स्किल थी तो उसे सबके सामने दिखानी नहीं चाहिए थी। इसकी मौत ये खुद लेकर आया है। हंसू फिर फैमिली को देखता है और सोचता है, अच्छा हुआ ये बंदा जिमिन के हाथ से मरा, वरना ये फैमिली मेंबर्स आपस में किसी को मार देते। इसी वक्त वो छोटा क्रीचर वहाँ अपीयर होता है। वो कहता है, तुम लोग काफ़ी फास्ट हो, बाकी लोग अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि क्या करना है, और तुम लोगों ने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया। इतना कहकर वो क्रीचर सबको एक नई जगह पर ले जाता है। ये जगह देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। यहाँ हवा में उड़ते हुए माउंटेन्स होते हैं और उन सब के सामने एक बहुत लंबा ब्रिज होता है। क्रीचर कहता है, तुम्हारा टास्क बहुत सिंपल है, तुम्हें 3 महीने तक इन पहाड़ों के बीच ट्रैवल करना होगा। इस दौरान बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, लेकिन याद रखना, जब ये सेकंड ट्यूटोरियल कंप्लीट होगा तब तुम्हारी रियल एडवेंचर शुरू होगी। इसके बाद सब लोग ब्रिज पर चलना शुरू करते हैं। हंसू सबसे आगे चल रहा होता है। हान च्योल उसे देखकर कहता है, ये बंदा इतनी तेजी से क्यों चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इसे पता हो कुछ होने वाला है। इसी वक्त उस छोटी लड़की का पापा जोर से चिल्लाते हैं, सब लोग जल्दी आगे बढ़ो। जैसे ही वो ये कहते हैं, ब्रिज उनके पीछे टूटना शुरू हो जाता है। वहाँ मौजूद सब लोग घबरा जाते हैं। सब लोग बिना सोचे समझे आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। कोई भी पीछे मुड़कर ब्रिज की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। हंसू बिना रुके सीधा आगे की तरफ भाग रहा होता है। उसके मन में एक ही बात होती है, अगर यहाँ रुक गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। हंचियोल भागते हुए कहता है, ये ब्रिज अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक था, अचानक से ये कैसे टूटने लगा? उस छोटी लड़की का पापा उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, रुको मत, बस आगे भागते रहो, 1 सेकंड भी वेस्ट किया तो हम यहीं मर जाएंगे। सब लोग पूरी ताकत लगाकर आगे की तरफ भागते रहते हैं। आखिरकार सब लोग किसी तरह उस हिल के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचते हैं, ब्रिज पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। सब लोग जमीन पर बैठ जाते हैं। सबके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। सब लोग हाँफ रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, हम बच गए, बस थोड़ी सी देर और होती तो हम सब मर जाते। इसी वक्त वो छोटा क्रिएचर दोबारा वहाँ अपीयर होता है। उसके चेहरे पर हमेशा वाली अजीब सी स्माइल होती है। वो कहता है, ओह, एक बात बताना भूल गया था, तुम्हें सिर्फ इन पहाड़ों को क्रॉस नहीं करना है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पीछे वाली जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। एक आदमी चिल्लाता है, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
हमने अगर ये पहले सुना होता तो शायद हम कुछ और डिसीजन लेते। क्रिएचर हंसकर कहता है, रूल सुनना तुम्हारा काम था, बताना मेरा काम नहीं। वैसे भी ये ट्यूटोरियल तुम्हारी सर्वाइवल के लिए है और सर्वाइवल में चॉइसेस लिमिटेड होती हैं। ये कहकर वो क्रिएचर गायब हो जाता है। वहाँ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। हर किसी के मन में अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं। हंसू आसपास का एरिया देखता है। उसके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं होता। वो सिर्फ सोचता है, ये सेकंड ट्यूटोरियल सिर्फ स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है। इसी के साथ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। हर कोई अब पहले से ज़्यादा कॉशियस हो चुका होता है। उन्हें समझ आ चुका होता है कि यहाँ एक छोटी सी गलती उनका एंड बन सकती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। हवा में उड़ते हुए पहाड़ों के बीच चलते हुए छोटे से ग्रुप को दिखाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, यहीं पर आज का एपिसोड एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगला एपिसोड कल आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।